अच्छा, हो गया। ओके। अच्छा अच्छा। हाँ, टी वैल्यू भी देखते हैं ना, सब टेस्ट वैल्यू तो देखते ही नहीं। हम्म। मैंने बेसिकली वन सैम्पल टेस्ट किया था। ठीक है, वन सैम्पल टेस्ट फॉर, जब मैं सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो दैट इज वन सैम्पल टेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल। 0.05 से एंटी हाइपोथेसिस, ठीक है। ठीक है। अब इसी में ना हाइपोथेसिस के बेसिस पे हमारे पास मल्टीपल टेस्ट आ सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमने हाइपोथेसिस की बात करी थी उसके अंदर हमने सिंगल वेरिएबल यूज किया था। भाई हमने एक्स का मीन देखा था। राइट। अब मेरे पास दो वेरिएबल यूज करने हो सकते हैं मेरे को। राइट। तो जिसमें सेकंड, हाँ, मेरे को दो वेरिएबल्स यूज करने हो सकते हैं। ठीक है। तो जब दो वेरिएबल्स मेरे को यूज करने होते हैं, दो या दो से ज्यादा अगर मेरे को यूज करने हैं, तो मैं टू सिंपल टेस्ट पे जाता हूँ। ठीक है। जो यहाँ पे मैंने हाइपोथेसिस ली है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई मैंने मेल का बॉडी मास निकाला सिर्फ, और फीमेल का बॉडी मास निकाला। ठीक है, कि भाई पेंगुइन्स वाले डेटा सेट की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो मेरी हाइपोथेसिस है वो ये है कि भाई जो मेल का बॉडी मास है, एवरेज बॉडी मास अगर मैं कह लूं उसे, ठीक है, वो शुड बी इक्वल टू फीमेल का एवरेज बॉडी मास। ये बेसिकली मेरी हाइपोथेसिस है कि जो बॉडी मासेस है मेल और फीमेल वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से बोल लो। राइट। तो उसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। मैंने क्या किया, मेल के लिए निकाल लिया, फीमेल के बॉडी मासेस निकाल लिए। राइट। अब मैंने इसमें टेस्ट वैल्यू पी वैल्यू, वही जैसे में होता है वन वन सैंपल टेस्ट में, इस तरीके से जो नाम होता है टू सैंपल टेस्ट का, दैट इज टी टेस्ट अंडरस्कोर आई एन डी। ठीक है, वो लगाया मैंने, मेल और फीमेल दे दिए। और इसमें ना मेरे को नैन पॉलिसी बतानी पड़ती है एक। ठीक है, नैन पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पे नल्स आ रहे हैं बाई चांस अगर, तो उसका क्या करना है। मैंने किया है नैन पॉलिसी इक्वल टू ओमिट। भाई जहां जहां पे नल आ रहे हैं उनको डिलीट कर दो, हटा दो। उसके बेसिस पे आपको डेटा को जज नहीं करना है। समझाया। उसके बाद सिंपली मैंने टेस्ट वैल्यू और पी वैल्यू प्रिंट करवा ली है। नहीं, मैंने बेसिकली देखो, ये तो फिल्टरिंग का पार्ट है। ये मैंने एक फिल्टर लगाया। मैंने फिल्टर क्या लगाया कि भाई जो डीएफ है मेरा डेटा फ्रेम है, उसके अंदर जहां जहां पे सेक्स में मेल है, सिर्फ वो वाला डेटा फेच करो। और जो डेटा तुमने फेच किया है उसमें से भी सिर्फ बॉडी मास का कॉलम फेच करना है। गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई मेरे पास पूरा एक टेबल था, उसके अंदर मैंने सिर्फ पहले तो वही वाला डेटा रखा जहां पे सेक्स इक्वल टू मेल है। ठीक है, तो मेरे पास मेल्स का डेटा आ गया। ठीक है, उसमें से सिर्फ मैंने बॉडी मास वाला कॉलम फेच कर लिया। सेम मैंने फीमेल के साथ किया है। ठीक है, उसके साथ उसके बाद मैंने टू सैंपल टेस्ट लगा दिया। ठीक है, इसमें वही टेस्ट वैल्यू पी वैल्यू आती है। मेरी पी वैल्यू देखो बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, तो भाई ये दोनों इक्वल नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट इक्वल नहीं है। ठीक है, डिफर कर रहे हैं। तो जो टू सैंपल टेस्ट है वो इक्वलिटी का ही चेक करता है। ये मैंने जैसे बताया ना कि जो वन सैंपल टेस्ट हम यूज कर रहे हैं वो मीन का ही चेक करता है। ये इक्वलिटी ही चेक करता है। ठीक है ना। इसमें हमें मेंशन नहीं करना होता कहीं पे कि भाई मैं इक्वलिटी देख रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जो एल्गोरिथम डिजाइन है वो डिजाइन ही इक्वल चेक करने के लिए है। ठीक है ना। कर लो, ये वाला कोड लिख लो। दिस इज फॉर टू सैंपल टेस्ट। ये पेंगुइन्स।
नहीं, स्टैट्स इज नॉट डिफाइंड। scipy डॉट स्टैट्स करना है आपको। नहीं, आपने यहाँ पे आई थिंक जेमिनी वगैरह का यूज किया। हमने यहाँ पे देखो, ऊपर आपने स्टैट्स में से ऑलरेडी टेस्ट आईएनडी इंपोर्ट कर लिया, और नीचे आपने स्टैट्स डॉट टेस्ट आईएनडी यूज किया है। समझ आया? देखो, जो हिरार्की है वो क्या है, जो मेरी scipy मेन लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर स्टैट्स का एक मॉड्यूल है, एंड उसके अंदर मेरे पास टेस्ट आईएनडी के नाम से एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हाँ, बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि मैंने टेस्ट आईएनडी वाला फंक्शन जो है सिर्फ वो इंपोर्ट किया है, और नीचे आपने जब यहाँ पे स्टैट जो टी टेस्ट आईएनडी वाला किया, तो उसका मतलब हो गया कि भाई टेस्ट वाले में से आपको ये वाला मॉड्यूल चाहिए, बट स्टैट तो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया ना, हमने सिर्फ इंपोर्ट ही वो फंक्शन किया है। ठीक है, अगर आप ऊपर फ्रॉम scipy डॉट स्टैट्स, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, इंपोर्ट scipy डॉट स्टैट्स एज स्टैट्स, तो फिर आप स्टैट्स डॉट आईएनडी कर सकते थे। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट नहीं है? तो दिस इज वन सैंपल और टू सैंपल टेस्ट। नहीं नहीं, सिंगल से भी हो जाएगा। हाँ हाँ, श्योर श्योर। डन। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टेस्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ची स्क्वायर टेस्ट, अगेन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ही है। बट अभी तक जो हमने वन सैंपल टेस्ट या टू सैंपल टेस्ट की जब बात करी थी, तो ये ना हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक वैल्यूज थी। मैं इक्वल टू, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इन सारी चीजों का बात कर रहा था, राइट? अब मेरे पास कई सारी हाइपोथेसिस ऐसी हो सकती हैं जो कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे भी करेंगे, मैंने उसमें बात करी कि भाई किस चीज की बात करी थी? हाँ, एक्सरसाइजिंग है, एक्सरसाइजिंग से हम आते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे टाइटैनिक वाले डेटा सेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टाइटैनिक वाले डेटा सेट के अंदर मैंने दो कॉलम लिए, सेक्स एंड सर्वाइव्ड। ठीक है, और मेरी हाइपोथेसिस क्या बनाई मैंने, कि भाई जो सर्वाइवल है ना, वो सेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट है। मेरी हाइपोथेसिस बेसिकली डिपेंडेंस में चेक करेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो वही एंटी हाइपोथेसिस हो जाएगी, ये भाई इन एसोसिएशन है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं चीज को टेस्ट करता हूँ, तो मेरे को ना एक क्रॉस टेबल चाहिए होता है। ठीक है, क्रॉस टेबिंग का बेसिक सा मतलब क्या है कि भाई इस तरीके से एक टेबल बन जाएगा। फीमेल जो सर्वाइव नहीं की 81 थी, मेल जो सर्वाइव नहीं किए 68 थे। फीमेल जो सर्वाइव करी 233 थी, मेल जो सर्वाइव करे वो 109 थे। ठीक है, मैंने इस तरीके का एक क्रॉस टेबल बनाया, क्रॉस टेबल बना दिया। अब इसके ऊपर मैं सीधा सीधा अपना चीटू कंटिजेंसी लगा सकता हूँ, बेसिकली चीज को टेस्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, हमें साइपर डॉट स्टार्ट में चीटू कंटिजेंसी के नाम से टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हमें चार वैल्यूज देता है। ठीक है, बाकी तीन की मेनली स्टैट्स में आगे नीड बढ़ती है। हमें एज अ एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, सिर्फ पी वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी वैल्यू अगेन मेरी काफी ज्यादा छोटी आई है। तो भाई मेरा जो इंडिपेंडेंट वाली थ्योरी थी वो गलत हो गई, कि भाई सेक्स और सर्वाइवल आपस में डिपेंडेंट है। ये पता लग गया मेरे को। ठीक है, तो इसका मैं आउटपुट हाइड कर देता हूँ, ताकि मैं दोनों कोड आपको एक साथ दिखा सकूं। दिस इज योर ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, जब मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस की बात करता हूँ, तो ये वाला टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर कोई भी हाइपोथेसिस बनाओ। ठीक है, कोई भी मतलब, लेकिन कोई भी हाइपोथेसिस बनाओ। ठीक है, वो इन तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी ही करेगी। ठीक है, क्लियर? कर ले वाला पार्ट।
डन। ओके, सो ये था हमारा और तीनों टेस्ट थे। सॉरी, ठीक है। नहीं, ची वैल्यू वगैरह का कुछ यूज नहीं होता। ये ना बेसिकली मैं बताता रहा हूँ, जो जितने भी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फिलहाल, ये ना स्टैट्स के कंसेप्ट हैं, जिनके ऊपर आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई बिल्ट है। ठीक है, तो जब आप स्टैट्स के बारे में पूरा पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको ची वैल्यू का, डीओएफ का, एक्सपेक्टेड का, इन सबका प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर किस तरीके से इन्हें रीड किया जाता है, क्या इनका मतलब होता है, सब कुछ पढ़ना होता है। बट क्योंकि वो अभी अननेसेसरी हो जाएगा आपके लिए, हमें स्टार्ट स्टार्ट मॉडलिंग पे नहीं जाना, हमें मशीन लर्निंग पे जाना है, राइट? इसलिए हमें सिर्फ पी वैल्यू का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? राइट। अब ना एक मेरे पास यू कैन से एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड इफेक्ट साइजिंग। इफेक्ट साइजिंग, ठीक है। इफेक्ट साइजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई मैं ना दो यू कैन से कॉलम्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं कि भाई ये डिपेंडेंस कितना है इन पे। इफेक्ट साइजिंग कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं दो वेरिएबल्स के बीच में, दो कॉलम्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं कि भाई ये स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, या क्या है। ठीक है, सो ये वाला पहले ना मेरे को मतलब टू सैंपल टेस्ट की बात करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं टू सैंपल टेस्ट किया था, तो मैंने क्या देखा था कि भाई जो मेल का बॉडी वेट है और फीमेल का बॉडी वेट है वो इक्वल है, जबकि रिजेक्ट हो गया था कि भाई इक्वल नहीं है। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर चलो ठीक है, मान लिया मैंने इक्वल नहीं है, तो क्या कोई किसी रेशियो में है, क्या कोई रिलेशन है? भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई मेल्स का जो बॉडी मास है 2 टाइम्स हो फीमेल के, 1.5 टाइम्स हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, रेशियोज में हो सकता है ना? सो इक्वल नहीं, इक्वल पे तो रिजेक्ट ही होएगा वो, बट रेशियो में चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ना हम एग्जैक्ट रेशियो नहीं निकालते, क्योंकि एग्जैक्ट रेशियो निकालने के लिए तो आपसे डिवाइड कर दोगे। हम ना सिर्फ चेक करते हैं कि भाई एक्चुअली कोई रेशियो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और ये वाला जो कंसेप्ट होता है इसे कहते हैं इफेक्ट साइजिंग। ठीक है, इसको करते हैं हम एक, यू कैन से फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड कॉलम्स डी। डी 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 फॉर डॉग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉलम्स डी की मेरे पास वैल्यू आती है, एंड इस वैल्यू के हिसाब से मैं जज कर सकता हूँ कि मैं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने क्या किया, एक तो ना इसका फॉर्मूला आपको सीधा बताता हूँ, तो ना सीधा फॉर्मूला बताता हूँ, गिव मी अ सेकंड। कॉलम्स डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल्स अंडर रूट, ठीक है, मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, माय बैड। ठीक है, डी इक्वल्स टू एक्स वन बार ले लेते हैं, एक्स वन का मीन माइनस एक्स टू का मीन, ठीक है, जो भी दो वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूं उनका, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड, मतलब दोनों की मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है, अब जो एस पूल्ड होता है इसका खुद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो जब मैं एस पी लिख देता है एस पूल्ड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, ठीक है, मतलब ठीक है, ये सारे फॉर्मूला डेटा साइंस में ज्यादातर काम आते हैं। जब आप डेटा साइंस का कभी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो कॉलम्स वगैरह मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो वहां पे ये सब चीजें आएंगी। फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आपको मेजरली जो बताना होता है ना, वो होता है कि भाई कॉलम्स डी की वैल्यू आ गई, इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, ज्यादातर आपको इंटरप्रिटेशन वाला काम रहता है। एग्जैक्टली जॉब में ये चीजें बहुत कम यूज होती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जॉब में जब आप चीजें कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे करते हो, हम एक बेस लेवल पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर काफी सारी चीजें बिल्ड हो चुकी होती हैं, आप उनको यूज कर रहे होते हो। बट वो जो पाथ है कि उसके ऊपर क्या बिल्ड हुआ है, कैसे बिल्ड हुआ है, जो इन दी एंड जो प्रोडक्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है, तो उसके लिए तो हमें बेस पढ़ना पड़ेगा ना, ये बेस होता है। ठीक है ना? जब मैं स्कूल की बात करता हूँ, तो n1 - 1 इंटू S1 का स्क्वायर प्लस n2 - 1
इंटू S2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन N1 माइनस N2 माइनस 2, मेरे ख्याल से नीचे वाला गलती है मैंने, N1 प्लस N2 माइनस 2, ठीक है, ये है मेरा एस पूल्ड का फॉर्मूला। तो बेसिकली क्या हो गया कि भाई इन दोनों का डिफरेंस अपॉन दिस होल पार्ट, इतनी बात समझ आइए, ठीक है। इसको अब जैसे देखो, अगर आप वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट हो गए, इनके लिए भी फॉर्मुलाज है, ठीक है, बट इसके फॉर्मुलाज में हमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए सीधे से हमें एल्गोरिथम मिल जाती है। कॉलम के लिए हमें कोई भी एल्गोरिथम नहीं मिलती है, ठीक है। तो जब मैं इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स की इस पे आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले डिफ मीन कैलकुलेट किया है, जो ऊपर वाला पार्ट है, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, ठीक है, तो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, यहाँ पे मैं मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने एस पूल्ड कैलकुलेट किया, सबसे पहले पूरा का पूरा अंडर रूट था, तो मैंने एनपी डॉट स्क्वायर रूट यूज कर लिया है, वरना मैं एक्चुअली इसकी ब्रैकेट लगा के पावर 0.5 भी कर सकता था, 4 से 0.5 लिखता, वो भी सेम ही बात पड़ती, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ओके, सॉरी, ये देखो S1 का स्क्वायर भी तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस, है ना, तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दिया उसे, ठीक है। तो N1 माइनस वन इंटू S1 का स्क्वायर, N2 माइनस वन इंटू S2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन N1 प्लस N2 माइनस टू, ठीक है। इससे मेरे पास फिर मैं जब डिवाइड करता हूँ कॉलम जी की वैल्यू आती है, ठीक है। कॉलम जी की जो आपकी वैल्यू है वो रेंज करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने में 3 कैटेगरीज होती हैं, एंड जो कैटेगरीज होती है ना उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि भाई 0.2, 0.5 और 0.8, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, इनके अप्रॉक्स वैल्यूज देखी जाती है, ठीक है। जो वैल्यू आई है वो सबसे क्लोजेस्ट किस कैटेगरी के पड़ रही है उसके हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। 0.2 के क्लोज पड़ रही है अगर वैल्यू, तो उसका मतलब है कि भाई बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। 0.5 के आसपास पड़ रही है अगर कॉलम डी की वैल्यू, तो उसका मतलब होता है कि भाई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है, मे बी कोई बहुत छोटा मोटा इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट वही है कि आपको एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी इन चीजों पे, हाँ, वही, क्योंकि नई चीजें आ रही है ना। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे।
हम्म, हाँ हाँ, उसका आपसे प्रॉपर नोट दे देगा वो आपको। ये जब हो जाएगा बताना मेरे को। आपने चीज को टेस्ट वगैरह तो नोट कर लिया था ना? ओके। नीचे का इतना ही है लास्ट पार्ट? कौन सा पार्ट, ये वाला? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अभी दिख रहा है सही? ओके। हम्म, हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं वो है रिग्रेशन, एंड फाइनली हम मॉडल्स के ऊपर बात करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी हम बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी स्टैट्स वाले मॉडल्स की ही बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, मशीन लर्निंग पे नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम रिग्रेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी रिग्रेशन मॉडल्स का एडवांस वर्जन आपके पास वो लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिक रिग्रेशन मशीन लर्निंग के टाइम पे आता है। ठीक है, रिग्रेशन इज बेसिकली एक स्टार्स की एल्गोरिथम, एक स्टार्स का कंसेप्ट है। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं फिर आपके लीनियर एंड लॉजिक। ठीक है। तो जब मैं सिंपल रिग्रेशन की बात करता हूं तो रिग्रेशन का इन दी कोर मतलब क्या होता है? यू कैन से डिपेंडेंसी, बट इसको ना एक्सप्लेन कैसे करोगे? हाँ, बेसिकली, बेसिकली हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो वो ज्यादा लॉजिक रिग्रेशन के लिए ट्रू है। बेस रिग्रेशन ये नहीं होता। ठीक है, बेस रिग्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई रिग्रेशन सबसे पहले तो एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि मेरे पास ना एक सीरीज है, कोई भी बड़ा बड़ा नंबर और कुछ भी सीरीज हो सकती है, जैसे पैटर्न बने ना बने डजंट मैटर। ठीक है, कोई भी एक सीरीज है, उसके ऊपर मैं कोई अथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, आइदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, पावर, कुछ भी। ठीक है, जब भी मैं उसके ऊपर कोई अथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मेरे को एक नई सीरीज मिलेगी, राइट? एंड दिस प्रोसेस कि भाई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीरीज के ऊपर मैंने एक अथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, मेरे को नई सीरीज मिली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है।
नई वाली सीरीज के ऊपर मैं दोबारा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, फिर से नहीं मिलेगी। दिस इज ऑल्सो रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि भाई एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, उसको मैं रिलेट कर रहा हूं एक न्यू आउटपुट सीरीज के साथ। ठीक है, दिस इज द बेस रिग्रेशन। ठीक है, जब ये लॉजिस्टिक वगैरह में कन्वर्ट होता है तो इसका भाई दो सीरीज मेरे पास ऑलरेडी होती है, मेरे को बीच का ऑपरेशन फाइंड करना होता है सिर्फ। कह रही है पॉइंट कि बेस रिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो सीरीज के ऊपर ऑपरेशन करके आउटपुट सीरीज आई। जब मैं लॉजिस्टिक में या इसको मैं मॉडल्स को अगर ट्रेन करने के लिए यूज करता हूँ ना, तो मैं ये बीच का ऑपरेशन फाइंड करता हूँ। इसी ऑपरेशन को हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूँ तो मेरे पास एक्स भी है, वाई भी है, इनके बीच में रिलेशन क्या है वो नहीं पता मेरे को। जो रिलेशन है वही ऑपरेशन है ना। तो उसके अंदर इसलिए मैंने बोला कि रिग्रेशन के स्पेशलाइज वर्जन होते हैं वो। ठीक है, लॉजिस्टिक में हम लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, लीनियर के अंदर हम सिंपल लीनियर स्केल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ये वाला पार्ट होता है। बट इन दी एंड उसमें हम ऑपरेशन फाइंड कर रहे हैं, इसके अंदर हम ऑपरेशन करके सीरीज निकालते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे भी बात कर रहे हैं स्टार्ट मॉडल की, उसके अंदर भी मैं अपना सिंपल रिलेशन ही फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, जो रिग्रेशन का प्रोसेस है वो ऑपरेशन फर्स्ट होता है, रिग्रेशन का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑपरेशन में मतलब फाइंड करने वाला पार्ट हो जाता है। गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है, आपकी वाली जो आपने डेफिनेशन दी वो किस तरीके से रिग्रेशन से इंस्पायर्ड है वो समझ आया। हाँ जी, ये प्रोसेस है रिग्रेशन का प्रोसेस होता है। रिग्रेशन एक तरीके से आप रिपीटेशन कह सकते हो। पैटर्न बनता चला जाएगा, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, इस तरीके से नहीं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि मैंने कोई भी रैंडम नंबर्स की सीरीज है, 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 अप टू एन कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है, उसके ऊपर मैं हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी वो 2 4 6 8 अप टू एन बन जाएगी, है ना। ये प्रोसेस वो रिग्रेशन का। अब होता क्या है हमारे पास, रिग्रेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कैसे होता है, जो 1 2 3 4 है वो है मेरे पास, 2 4 6 8 है वो है मेरे पास, इनके बीच का रिलेशन ढूंढना होता है मुझे, है ना। कि भाई बेसिक रिलेशन में ऑपरेशन करके सीरीज आती है। जब मैं इसका स्पेशलाइज यूटिलाइजेशन देखता हूँ तो यूटिलाइजेशन में सीरीज मेरे पास ऑलरेडी होती है, मेरे को बीच की वैल्यू फाइंड करनी होती है। समझ रहे हो ना, इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है, इफ आई से कि भाई मेरे पास ओरिजिनल सीरीज थी वो एक्स थी। ठीक है, जो मेरे पास रिजल्टिंग सीरीज थी वो वाई थी। ठीक है, और जो रिलेशन है उसको आर मान ले अगर, तो एक्स इंटू आर या प्लस आर या कुछ भी हो सकता है ना, इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट। दैट इज द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन नहीं ऑपरेशन। ठीक है, इसको हम जब मशीन लर्निंग वगैरह के टर्म से बोलते हैं तो पैटर्न भी बोल देते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आप लॉजिस्टिक रिलेशन की बात करो बेसिक में अगर मैं बताऊंगा तो भाई वही है कि भाई मैं पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सिखा रहा हूँ, है ना। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना कैसे सिखा रहा हूँ, ऑपरेशन फाइंड करवा के। ठीक है, अब जब मैं थोड़े से एडवांस लेवल पे जाता हूँ लीनियर में या लॉजिस्टिक में, तो ना जो ये ऑपरेशन है ये सिंगल ऑपरेशन नहीं होता, मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, दो कॉलम के बीच में ही रिलेशनशिप सा इस तरीके से नहीं होता कि भाई +2 हो रहा है सब में, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर -1 हो गया, इस तरीके से भी ऑपरेशन हो सकते हैं। गेटिंग अ पॉइंट। लिख के बताओ एक बार। सॉरी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैं करके एक बार दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, इम्प्लीमेंटेशन सेम है, ऑपरेशंस बढ़ गए मेरे पास बस। ठीक है, ऑपरेशन दो होगा ना इसमें, एक मल्टीप्लिकेशन वाला एक सब्ट्रैक्शन वाला। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये चीज समझ पाओगे कि भाई मॉडल्स एक्चुअली होते क्या है।
आप जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसे हमने एमएल बताया कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ थोड़ा सा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह का आइडिया है। तो जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे कोई भी मॉडल ट्रेन करते हो ना, तो जो ये इक्वेशन बन रही है मेरी, ये पूरी इक्वेशन फाइंड करना इज द ट्रेनिंग प्रोसेस। नहीं 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 नहीं, देखो सिंपल सा कैसे करते हैं मशीन मशीन लर्निंग या कोई मॉडल ट्रेन कैसे करते हैं। हम एक एक्स लेते हैं, एक वाई लेते हैं। एक्स इज द वेरिएबल्स जिसके बेसिस पे मेरे प्रिडिक्शन होना है, वाई जो चीज मेरे को प्रिडिक्ट करनी है, राइट। अब एक्स से वाई प्रिडिक्ट कैसे होगा, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होंगी। हाँ, तो जो ये इक्वेशन है, ये फाइंड करना है बेसिकली ट्रेनिंग मॉडल की, ट्रेनिंग वाला पार्ट। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए ट्रू है, डीप लर्निंग में एक पार्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए आप लीनियर रिग्रेशन की बात कर लो, आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर लो, आप एसवीएम की बात कर लो, आप डिसीजन ट्री की बात कर लो, आप रैंडम फॉरेस्ट की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, सबके अंदर यू आर इंडियन फाइंडिंग एन इक्वेशन, जिसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू जो मेरे पास इनपुट वेरिएबल्स है, वो जब उसमें पुट करता हूँ आंसर में, वो मेरे को वाई दे देता है। ठीक है, सिंपल। ठीक है ना, जो मॉडल को आप ट्रेन करते हो बेसिकली वो ये इक्वेशन ही ढूंढ रहा है। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे हमने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एसएम यूज कर रहा हूँ, सिंपल मशीन कहते हैं इसे। ठीक है, बेसिक मतलब बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ रिग्रेशन है ये, जो मैंने बताया ना ओरिजिनल रिग्रेशन जो है वो ही है ये। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक्स और वाई दिया, मैं टोटल बिल के बेसिस पे टिप प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट एड कांस्टेंट किया, इसके ना एक बेसिकली फॉर्मूला भी होता है जिसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू भी डालती है। हाँ, मतलब कांस्टेंट वैल्यू की भी भाई चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना, तो रिग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है आर से, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो इट इज नहीं सॉरी, आर से रिप्रेजेंट नहीं होगा, y इक्वल टू, देखना पड़ेगा, बीटा बोलते हैं। हाँ वही, मैं एक्चुअली वो सिंबल देख रहा हूँ, सिंबल क्या था जो यहाँ पे एक किया ना हमने। सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे को भी ना इसके वो सिंबल देखना है, सिंबल मेरे को नहीं याद आ रहा है। सिंबल क्या था इसका, इसके नोट जो मेरे पास है ना वो एक्चुअली इंस्ट्रक्टर के बेसिस पे है, गेटिंग अ पॉइंट, पढ़ाने के लिए, तो उसमें ना सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है उसके अंदर, बस जैसे आपको अगर दिखा भी दूंगा अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं हाँ ट्राई कर लूंगा, क्योंकि अभी ना बेसिकली मेरे को नोट्स क्रिएट करने ही है, एंड शुरुआत से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक्सेल कंप्लीट किया था, फिर एसक्यूएल कंप्लीट किया था, अभी पावर बीआई की वो टर्न चल रही है। एसक्यूएल नोट भेज तो थी मैंने, अच्छा दोबारा भेज देता हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बीटा नॉट, बीटा वन इंटू एक्स हो जाता है, प्लस ई इज द कांस्टेंट। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है, बीटा नॉट, बीटा वन एंड ई की वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग का सिंपल सा प्रोसेस होता है। जब मैं, अच्छा यहाँ पे एक बार रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा ये। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन। ठीक है, जो ऑपरेशन होता है ना बीच में, वो है ये। ठीक है, क्लियर है। अब जब मैं अपने इस पे आ जाऊँ वापस, यहाँ पे मैंने वही किया, एक्स और वाई डिफाइन किए, और कांस्टेंट बेसिकली एस एम डॉट एड कांस्टेंट एक्स के बेसिस पे कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है, क्लियर है। मैंने एस एम डॉट ओएलएस, ओएलएस बेसिकली मेरा ओपन लीनियर सिमुलेशन ऐसे करके उसकी फुल फॉर्म होती है, एक फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर काफी सारे फंक्शंस हैं, है ना, तो बेसिक लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं उसमें ओएलएस आता है। ठीक है, का लीस्ट स्क्वायर्स होता है एलएस का, तो वो का मैं भूल गया हूँ। हाँ, एक बार ट्राई कर लेना, ओएलएस इज बेसिकली, हाँ बिल्कुल।
ठीक है, हम वैल्यूज वगैरह भी देखते नहीं है, उन इक्वेशंस को हम कभी भी देखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है, समझ नहीं आती, वो इक्वेशंस को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अगर आप मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स किस तरीके से बैकएंड पे वर्क कर रही हैं वो देखना चाहते हो, तो फिर आपको स्टैट्स का काफी अच्छा खासा पार्ट पढ़ना पड़ता है, एंड उसी में फिर वो इक्वेशंस वगैरह आपको एक्चुअली समझ आने लगेंगी। ठीक है, बट इन रियल लाइफ आपको ऐसा कुछ करना नहीं होता, आपको पता होना चाहिए लॉजिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन क्या डिफरेंस है, कब कौन सी लगानी है, ठीक है, किसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये सब पता होना चाहिए। सिर्फ बैकएंड में मॉडल को ट्रेन कैसे कर रही है उसका एक बेसिक आइडिया सिर्फ ये है कि बीच की एक इक्वेशन फाइंड कर रही है, ठीक है, वो इक्वेशन क्या है उसको रीड करना, ये सारा फिर बहुत ज्यादा इन डेप्थ चले जाओगे आप। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, एक्सक्यूएल से 2 बार नहीं हुई, टोटल बिल तो है ही। ठीक है, इसमें वो टोटल बिल का कॉलम तो रखेगा ही रखेगा, उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देगा हर एक वैल्यू के लिए। गेटिंग पॉइंट? ये एड कांस्टेंट का मेरा फंक्शन है ना, ये डेटा फ्रेम में ऑलरेडी एक कॉलम में देता हूँ, एक कॉलम ये क्रिएट कर देता है। ठीक है, हाँ जी, मतलब टिप तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन वाले में तो कभी भी कांस्टेंट नहीं डालूंगा ना मैं। जिसके अंदर मेरे को जिसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है तो हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? हाँ, इसका होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, एक एल्गोरिथम है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का उल्टा होता है। नॉर्मलाइजेशन पता है ना आपको? उसको उल्टा ऑर्गेनाइजेशन होता है। 0 से 1 के बीच में करना तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, उसको प्रॉपर वैल्यूज पे एक्सपैंड करना है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नहीं, द पॉइंट इज हमारे पास कई बार जो वैल्यूज आती हैं वो नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज आती है ना सिर्फ, जो कांस्टेंट वगैरह ऐड होता है ना यहाँ पे, ये नॉर्मलाइज में ऐड होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास हम डेटा से हमेशा नॉर्मलाइजेशन ही करेंगे। ठीक है, बस वैल्यूज ही नॉर्मलाइज आ सकती है पहले से। ठीक है ना? सो ऑर्डिनरी स्क्वायर का बेसिकली वही मतलब होता है, जो नॉर्मलाइज मेरे पास वैल्यूज होती हैं उसको वो ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन करता है, नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सबके स्क्वायर्स निकालता है एंड लीस्ट स्क्वायर्स के बेसिस पे वो फिर मॉडल को इक्वेशन फाइंड करने का ट्राई करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका कंसेप्ट क्या है उसके अंदर जाने की नीड नहीं है, बस हमने ओएलएस लगाया, वाई और एक्स दिया और डॉट फिट कर दिया, मतलब रिग्रेशन स्टार्ट करो और इसको और ट्रेन करो, इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉडल में अभी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी वगैरह कुछ भी टेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ मॉडल डॉट समरी किया। ठीक है, मेरे पास एक समरी आ जाती है इससे, और ये समरी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि भाई मेरा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो गया है। इसमें आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको कई सारी चीजें इसमें से ऑलरेडी दिख रही होंगी जो आपने पढ़ी हुई है, तो आप एक बार एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हो। सॉरी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक चीज तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी, ये पी ग्रेटर देन टी वाली पार्ट है, ये पी इज एक्चुअली द पी वैल्यू। हाँ, ठीक है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, आप एक बार समरी को पढ़ोगे तो मैक्सिमम चीज आपको समझ आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक बार कोड कर लो, फिर बताता हूँ आगे। अरे, अच्छा, डेटा, ये टिप्स वाले डेटा सेट का आप पेंगुइन्स वाले में एक बार एक्सप्लोर करके उसी के कॉलम भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे, ठीक है, 2 मिनट दे दो, समरी एक्सप्लोर कर लो एक बार इसकी, फिर इसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचा इन्फ्लुएंशियल का, फिर हम इन्फ्लुएंशियल खत्म कर लेंगे। ठीक है, और वैसे भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली द ब्रिजिंग पार्ट। ठीक है कि भाई इन्फ्लुएंशियल के जो टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े वो ट्रांसलेट कैसे होते हैं मशीन लर्निंग में। ठीक है, अभी हम ब्रिजिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं।
नो इश्यू, नो इश्यू। ये समझ आ रहा है ना आपको भी? ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज है कि भाई मैंने मॉडल वगैरह अच्छा ये देख लो एक बार, ये बस मैंने रिग्रेशन प्लॉट किया है। ठीक है, कि जो रिग्रेशन की इक्वेशन बन रही होती है तो वो विजुअली कैसे दिखती है। तो आप देखोगे बेसिकली इन दी बेस इट इज जस्ट माई स्कैटर प्लॉट। ठीक है, टोटल बिल और टिप्स के बीच में स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, इसकी जो ऑपरेशन वाली इक्वेशन अगर मैं बोलूं, उसकी प्लॉटिंग ये लाइन है। ठीक है, जो इक्वेशन मेरी फॉर्म हुई है ना, उसको हाँ इस हिसाब से इस लाइन पे फॉलो करेगा डेटा। ठीक है, जो इसके पास ये हाइलाइटेड एरिया दिख रहा है ब्लू कलर का, दैट इज माय एरर परसेंटेज, कि भाई इससे इतना डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, तो और देखोगे आप यूजुअली ऑलमोस्ट सही प्रिडिक्ट करिए, है ना। जो ग्रोथ रेट है वो इसी तरीके से है। टोटल बिल की रेट, बिल्स का अमाउंट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, टिप्स थोड़ी कम तेजी से बढ़ रही है। आउटलायर्स वगैरह भी है, काफी कुछ है, वो तो अलग चीज है। हाँ जी, ठीक है, समझ आया। एक बार ये वाला प्लॉटिंग का कोड भी लिख लो, सिंपल सा कोड है, एक ही लाइन का। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है, अम, या बेसिकली एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो मॉडल वगैरह ट्रेन कर रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट करेंगे। और अभी हम डायरेक्टली मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उसके फिर मेरे को एक्चुअली मॉडल से प्रिडिक्शन वगैरह कराने पड़ते हैं, वो वाला सारा पार्ट अभी नहीं है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि एक्यूरेसी एक्चुअली टेस्ट की कैसे जाती है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ना np डॉट रैंडम डॉट चॉइस यूज किया। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि भाई 0 और 1, ये दो आपके पास ऑप्शन है, 150 बार इनमें से एक एक ऑप्शन चूज करके बताओ मेरे को। तो इट विल बेसिकली रिटर्न मी अ लिस्ट जिसमें 0 1 0 0 1 0, उसका साइज 150 है। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक प्रोडिक्शन में सेम चीज करी। ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरी रियल वैल्यूज थी जो एक्चुअली आना चाहिए था आंसर, और ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। इसी तरीके से मेरे पास आंसर आते हैं जब भी मॉडल की टेस्टिंग करूंगा, है ना। एक मेरे पास प्रोडिक्शन वाली वैल्यूज होंगी जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दी है, एक रियल वैल्यूज होंगी मेरे पास। बिल्कुल, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, रियल इक्वल टू प्रिडिक्शन किया, कि जहां पे दोनों इक्वल हो रहे हैं उसका मीन निकाल दो। ठीक है, इनटू 100 करते हैं और परसेंटेज। ठीक है, और क्योंकि मेरे को इस पे ये परसेंटेज का सिंबल भी लगाना था, इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो 54% ऑलमोस्ट इसकी एक्यूरेसी है। अब ये जो 54% है ये हर बार अलग अलग आएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि रेंडमली चूज कर रहा है ना वो। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली मैंने भाई बूटस्ट्रैपिंग करी है इसके ऊपर भी। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने बूटस्ट्रैपिंग करी है।
ठीक है, कि भाई अगर मैं ये चीज 1000 बार करता हूँ, अगर मैं एक्यूरेसी टेस्टिंग 1000 बार चार्ज निकलवा के करता हूँ, तो भाई मेरे को पता लग रहा है कि 46 से 62 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ द डेटा है वो 46 से 62% के बीच में वेरी कर रहा है, एक्यूरेसी जो चेंज हो रही है। और इस एक्यूरेसी को आप बेसिकली गेसिंग ही बोलते हैं हम इसको, है ना, 50 के आसपास है, सिर्फ गेस ही कर रहा है, और जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि हम भाई रैंडमली तो ले रहे हैं वैल्यूज, तो गेस वर्क ही है। ठीक है, ये वाला लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको हम वैसे बूटस्ट्रैप सीआई भी बोलते हैं, बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आपका इन्फेंशन का लास्ट टॉपिक। हो गया, ठीक है, इसके साथ आपका इन्वेंशनल स्टैट्स खत्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीकेंड पे मशीन लर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फिर एआई वाला पार्ट जिसके अंदर 3 पार्ट आएंगे आपका, एक बेस एआई, एलएलएम्स वगैरह का। डेटा साइंस वाला पार्ट आपका डीएल पे, डीप लर्निंग पे खत्म होता है, डीप लर्निंग पे खत्म होता है डेटा साइंस। तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग भी डेटा साइंस का ही पार्ट होता है। हाँ, ये भी डेटा साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, अभी आपसे मैथ से बेसिकली फेमिलियर हो गए, जो आप आगे मैथ्स के टॉपिक्स वगैरह करने वाले हो ना, उससे फेमिलियर हो गए। तो अब बेसिकली हम यही सब पढ़ेंगे कि ये टॉपिक्स एक्चुअली मशीन लर्निंग में कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं, फिर मशीन लर्निंग जो टॉपिक्स है वो डीप लर्निंग में कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखो इन्फेंशियल में लास्ट में आते आते आपने रिग्रेशन तक पहुंच गए हम, मशीन लर्निंग रिग्रेशन से ही स्टार्ट होती है आगे। ठीक है ना। हाँ, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग दोनों डेटा साइंस का ही पार्ट है, एआई भी एक्चुअली डेटा साइंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो जितना भी आप जेन एआई वगैरह सब कुछ देखते हो वो सब डेटा साइंस की ही स्पेशलाइज्ड फील्ड्स है। सॉरी। हाँ, अभी फिलहाल वो चल रहा है, बबल अच्छा खासा बना हुआ है एआई का। जेन एआई वगैरह तो करेंगे ही हम, जेन एआई तो करेंगे ही हम। मेरे में डेफिनेटली हो रही है, बट स्किल्स वहां पे अच्छी खासी मैटर करती हैं, क्योंकि एआई जितना ज्यादा सिंपल साउंड करता है उतना ज्यादा सिंपल है नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स है एआई एक्चुअली। और जो डेटा एंट्री हो रही है ना,
वो सिर्फ ये नहीं है कि आप एआई यूज करना आता है, आपको एक्चुअली एआई बिल्ड करना आता है। एंड एआई बिल्डिंग इज स्किल हैवी टास्क। और पॉइंट ये भी है कि एआई काफी नया है अभी, तो लोगों को पता नहीं है। और सेकेंडली कि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना। जब एक चीज आई 2-3 साल पहले है, तो उसमें आप नहीं बोलोगे ना कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसलिए एंट्री बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। पॉइंट, डेटा साइंस पिछले 70 साल से चल रहा है। डेटा साइंस ऑलमोस्ट 70 ईयर से चल रहा है पहले, राइट। तो उसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा मैटर करता है। एआई बहुत ज्यादा नई फील्ड है, इतने साल ही नहीं हुए हैं उसे कि भाई उसके अंदर लोग एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाए अच्छा खासा। तो अभी कंपनीज वही करती है कि हायर कर लेती है, जो बेस्ट परफॉर्म करता है उसको रखती है, बाकी को निकाल देती है। क्योंकि तरीका ही नहीं है ना कुछ फाइंड आउट करने का कि भाई इसको एआई बहुत ज्यादा अच्छा आता है या नहीं आता है। इंटरव्यू में आप कितना ही टच कर लोगे किसी को, राइट। तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा अच्छी जॉब्स मिल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं, मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। मैं दोबारा बात करता हूँ, आज बोलूंगा दोबारा। मैंने बोला था कि भाई हाँ यही मिल रहा है मेरे को भी, बस क्या करते हैं करवा रहा हूँ। नहीं ये उनका ही हुआ ना सबका, जो बाकी और आपके साथ वो नहीं थे जिन्होंने टेस्ट दिया था, 4 बच्चे और थे, सबका भी रुका ही हुआ है। वो तो बल्कि रोज आके बोलते हैं यहाँ पे, क्या बताऊँ, वो तो बल्कि रोज आके बोल रहे हैं यहाँ पे। मैम्स को भी बोल रहे हैं, मेरी सर को भी उन्होंने बोला है। हाँ मेरे को तो बोलते ही हैं रोज। उनको भी वही करवाते हैं, जल्दी करवाएंगे। आई अंडरस्टैंड, मैं फिजा की बात समझ रहा हूँ मैं। हाँ। हम्म। हम्म। तो उसमें तो पॉइंट भी नहीं बनता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप जो इतनी कमा रहे हो एंड सैलरी डाउन जा पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल उस तरह से बन चुका है। हाँ थोड़ा बहुत तो चल जाता है मतलब। हाँ वही वही। हम्म। हाँ बात हुई थी मेरी। वही वही वही। उसका भी कोर्स आई थिंक 15 से 20 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा हाँ मैंने उनको बोला भी था कि अपना रिज्यूमे बिल्ड करो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने उनको बोला था कि रिज्यूमे बिल्ड करो एंड अप्लाई करना शुरू कर दो आप। ठीक है, जेल वगैरह आपका कंप्लीट नहीं हुआ, रिज्यूमे डाल दो, अप्लाई करना शुरू करो, जब इंटरव्यू शेड्यूल होता है। हाँ मैं वही है कि हाँ वही, तो मतलब लोगों को पता ही नहीं होता ना कि डेटा का करना क्या है। तो वही है कि वो जितना उन्हें समझ आता है उस सबसे वो हायर करना चाहते हैं। तो गैप एक अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर ना, डेटा के बारे में। अच्छा अच्छा। वही वही यार, उन्हें आइडिया नहीं है कि डेटा से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो अभी हायर कर रहे हैं, फिर जब उन्हें आइडिया मिलेगा फिर वो उस चीज में स्पेशलाइजेशन पे हायर करेंगे, फिर ये वाला प्रोसेस चलता है। अभी काफी नई कंपनी होगी, बहुत ज्यादा पुरानी तो होगी नहीं, जो भी है। तो बेसिकली ये आता है कि पता ही नहीं होता ना लोगों को कि कितना क्या से क्या करना है। हाँ डेटा एनालिस्ट में तो वो ऑलरेडी ज्वाइन कर सकती है, उसने डेटा एनालिस्ट वाला बात तो कर लिया, पाइथन बचा है सिर्फ। पाइथन इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में। मैंने उसको बोला कि अपना रिज्यूमे वगैरह बिल्ड कर लो एंड आप ना एजाइल वगैरह सब कुछ डाल दो अपने रिज्यूमे पे और अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे इंटरव्यू वगैरह कुछ शेड्यूल होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है मेरे को जितना मैं। अच्छा मैं तो ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ ज्यादा मुश्किल है। वही मुश्किल है। नहीं मैं तो वैसे जॉब मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट की ऑलमोस्ट सेम ओपन। गुड़गांव में इसलिए कम है क्योंकि जितने भी आप ये देखोगे, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर वगैरह हो गया, ठीक है, इनके अंदर ना डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा चल गया है ऑलरेडी। पुणे है या फिर आप हैदराबाद देख लो, यहाँ पे ना डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट इतना ज्यादा चला नहीं है अभी। तो इसलिए वहां पे डेटा एनालिटिक्स वगैरह की ज्यादा ओपनिंग्स होती हैं और यहाँ पे फिर कम होती चली जाती है, इसलिए फिर बिजनेस एनालिटिक्स आपको ज्यादा दिखती है।
ओवरऑल अगर मैं पूरे इंडिया की एवरेज देखूंगा तो डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स की ओपनिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो यहाँ पे मैं तो उसको फिजा को क्या बोला कि आप एक्चुअली बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है कोई इश्यू नहीं है, आप अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे ही कोई भी इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होता है तो उससे पहले मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। हाँ वही, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस एनालिटिक्स में ऑलमोस्ट 4 5 6 7 8 टूल्स हो गए हैं। ठीक है, अब आठों के आठों टूल्स हर जगह पे 100% यूज हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी जगह पे किसी 2 3 टूल्स वही, तो इसलिए कि अप्लाई करना शुरू कर दो। इंटरव्यू में बेशक से पूछ सकते हैं वो, जॉब पे यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है टूल्स का इतना ज्यादा। कि मेरे को भी पता है, अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूं तो जो हमने एडवांस यूवी सीखा है कोर्स में जो आता है, बिल्कुल यूज नहीं होता वो। ठीक है, या फिर अगर मैं टैबलो की बात करूं, टैबलो यूज नहीं होता है। ठीक है, या फिर अगर मैं और क्या था, स्टैट्स स्टैट्स का तो यूज होता है। जैसे मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन बहुत बहुत ज्यादा कम यूज होता है। उनको डेटा क्लीन ही मिलता है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका मेन काम पावर बीआई पे होता है। एसक्यूएल आना चाहिए डेटा फेच करने के लिए सिर्फ, मतलब उन्हें एक्चुअली एसक्यूएल की क्वेरीज रन नहीं करनी, समझ आना चाहिए एसक्यूएल का स्ट्रक्चर वगैरह। तो वो वाला पार्ट हो जाता है उनका। एजाइल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एजाइल तो सबसे ज्यादा ही यूज किया जाता है, बेस्ड ही एजाइल पे बिजनेस एनालिटिक्स पूरा। तो वो होता है, एजाइल बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। टास्क को, हाँ मैनेजमेंट का पार्ट है वो पूरा, चीजें मैनेज करने का, कि भाई किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कितना टाइम देना है, किसी ने टाइम पे सबमिट नहीं किया। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी तो इसी का एडवांस वर्जन है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अब आपको टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए साथ में थोड़ी सी, ताकि आप एक्चुअली काम और लेवल के हिसाब से साइन कर पाओ, कि भाई ये पर्सन के पास ये कैपेबिलिटीज है, इसको मैं ये वाला काम असाइन करता हूँ। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बन जाता है। ओके। हाँ जी हाँ जी, जैसे भी मेरे पास कुछ अपडेट होता है मैं बताता हूँ। हाँ फिर अब वही इंडियन वही करना पड़ेगा। हाँ, कर लेना नो इश्यू। ठीक है, मैं अभी एक बार आज बोल दूंगा, जैसा अपडेट होता है मैं बताता हूँ आपको। ओके।